Hello students, I'm Santosh Pano and I'm back with my new session. Okay, so let's get started. बच्चों जो एसएससी प्रीवियस पेपर एनालिसिस चल रहा है उसमें ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चे कि व्हेन आई वाज स्पीकिंग टू रानी ओवर द फोन सडनली वी वर. अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो कुछ फ्रेजल वर्ब यहाँ पर गिवन है. ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जो हमें दिख रहा है कि हंग अप, रन आउट, ब्रोकन डाउन और कट ऑफ. बच्चों ये जो कट ऑफ शब्द है इससे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो. ठीक है, जैसे कि आपके एग्जाम्स में कट ऑफ लगती है, मतलब एक लाइन बना दी जाती है, एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि यहाँ तक हमारी कट ऑफ रही. ओके, एक तरीके से सीमा बना देना, बंद कर देना किसी चीज़ को, तो दैट विल बी कट ऑफ. अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो ये इरेलीवेंट वर्ड हो गया. रन आउट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो ख़त्म हो जाना. फॉर एग्जाम्पल कि कई बार मैं वीडियो बना रही होती हूँ और उस टाइम जैसे आपके फ़ोन में स्टोरेज नहीं होता तो वहाँ पर एक मैसेज आता है कि स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट. तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि भाई वो ख़त्म हो रहा है. ठीक है, स्टोरेज स्पेस आपके पास नहीं है. तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ रिलेवेंट बात नहीं हो रही कि ख़त्म हो गया तो हटा दो इसको. ब्रेक डाउन का मतलब होता है बच्चे किसी चीज़ का, कोई भी बस है चल रही है लेकिन ब्रेक डाउन होने का क्या मतलब होता है? असफल हो जाना. ठीक है, यानी कि कोई भी चलती हुई चीज़ जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं ब्रेक डाउन. ठीक है, जैसे बस खराब हो गई तो हम बोलेंगे भी ब्रेक डाउन हो गया. नाउ द बस इज आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि आपके ऑर्डर नहीं मानेगी वो. अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है बच्चे हैंगअप. हैंगअप का यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म है दैट इज हंगअप. और इसका क्या मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन चल रहा है और उसको जब आप कॉल को डिसकनेक्ट करते हो तो वहाँ पर हम ये शब्द यूज़ करते हैं हैंगअप. क्योंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस है तो वी वर, बी के फॉर्म के बाद आपको यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, दैट इज हंगअप. तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. और ये जो टर्म है बच्चों ये आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भी आपको दिखती है जब आप कॉल को डिसकनेक्ट करते हो तो दैट विल बी हैंगअप. ओके, तो इस तरीके से आपको देखना था कि कैसे आपने 3 को गलत करके 1 को ठीक कर दिया. आई होप कि आपको समझ आया होगा. आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. द क्रिमिनल टुगेदर विद हिज एसोसिएट अरेस्टेड. बच्चों ये मैंने बहुत बार आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि जब भी हमारे कोई भी दो नाउन बीच में होगी प्रेपोजिशन, ये होगा हमारा दूसरा नाउन. तो बीच में प्रेपोजिशन होने की वजह से इस नाउन को ऑब्जेक्ट बनना पड़ता है. ओके, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा. इस केस में वर्ब हमेशा यूज होगी फर्स्ट के हिसाब से. अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है देन वर्ब विल बी सिंगुलर. अगर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है देन वर्ब विल बी प्लूरल. तो यहाँ पर हम बातचीत कर लेते हैं बच्चे. क्या लिखा हुआ है देखिए कि द क्रिमिनल टुगेदर विद हिज एसोसिएट्स. बच्चों अलोंग विद जो आपकी प्रेपोजिशन है उसका ये ऑब्जेक्ट बन चुका है. कई बार बच्चों को यहाँ पे जल्दबाजी में दिख जाता है कि हिज एसोसिएट्स प्लूरल, तो वो क्या कहते हैं कि वर्ब प्लूरल आएगी, राइट. लेकिन यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती बच्चे. हमारा ये जो हिज एसोसिएट्स है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन चुका है. अब हमारी वर्ब आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से. और देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है देन वर्ब विल बी वॉच. आपका एलिमिनेशन मेथड ये था बच्चों. अगर आपको ये टिप पता है कि जब जब दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़े होंगे देन सेकंड नाउन बिकम्स ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रेपोजिशन, तो आपके 3 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते क्योंकि आर भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है. सो योर राइट चॉइस विल बी वॉज. सो योर राइट चॉइस इज बी. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ लेती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्क वॉज बाय द रेन्स. अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो एक फिलअप करना है आपको कि रिस्ट्रिक्टेड, क्या बारिश जो वर्क होगा क्या वो रेन के द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा? क्या कोई कानून बनाया जाएगा? उसके लिए नहीं होगा. रिस्ट्रिक्ट का मतलब किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्टली बैन लगा देना, एक तरीके से रोक देना. प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, लेकिन प्रिवेंट फ्रॉम होता है. ठीक है, ये हम नहीं कर सकते. आपका जो कन्फ्यूज़न होगा वो इसमें हो सकता है कि हैम्पर्ड या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड. बच्चों इन दोनों में जो स्लाइट डिफरेंस है, जो हेयर लाइन डिफरेंस है वो क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन होता है कि आपका कोई काम चल रहा है, बीच में कोई बाधा आ गई, ये हमारा ऑब्स्ट्रक्शन होता है. ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें हैम्पर, तो हैम्पर का मतलब होता है किसी काम को होने से ही रोकना, मतलब काम शुरू ही ना हो पाए. ऑब्स्ट्रक्शन क्या है कि काम शुरू हो गया उसके बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन. ओके, जैसे आप इसके लिए बहुत सारे शब्द यूज करते हो, बैरियर,
बैरिकेड, ऑब्स्ट्रक्शन, हर्डल, सभी का मतलब है रुकावट। हैम्पर का भी है, बट हैम्पर में डिफरेंस क्या है कि किसी काम को शुरू होने से ही रोकना, तो दैट विल बी हैम्पर्ड। तो यहाँ पर आपकी चॉइस हो जाती है बच्चे सी। कह रहा है कि द वर्क वॉज हैम्पर्ड बाय द रेन्स, मतलब पहले बारिश आ गई, उसकी वजह से काम शुरू ही नहीं हो पाया, दैट विल बी हैम्पर्ड। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन करना था बच्चों सी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रिलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, इफ परमिट्स वी विल गो आउट फॉर अ वॉक। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो ये कंडीशनल हैं बच्चों। मैंने कंडीशनल काफ़ी सारे डिस्कस करे हैं आपसे कि अगर हमारी कंडीशन प्रेजेंट टेंस में है तो आगे हमेशा फ्यूचर आएगा, इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो टेंस तो गिवन है बच्चे। यहाँ पर देखिए परमिट्स हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और V1 अगर कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो आने वाली एक्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। आने वाली जो एक्टिविटी होती है वो सिंपल फ्यूचर में होती है। ठीक है भाई। तो अब ये देखिए उसने ये तो दे दिया बच्चे कि विल गो आउट, ये फ्यूचर हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि पर्टिकुलर शब्द कौन सा यूज होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो वेदर हमारा ये कौन सा है, कंजंक्शन वाला है, जिसका जोड़ा आप और के साथ बनाते हो, वेदर और। ठीक है, जब आप चॉइस क्रिएट कर रहे होते हो। वीथर का मतलब होता है मुरझा जाना, तो ये वैसे ही रिलेवेंट हो गया। आपकी गाड़ी अटक जाएगी क्लाइमेट और वेदर में, तो भाई डिफरेंस क्या है। बेसिकली क्लाइमेट होता है हमारी जलवायु। जब हम 25 साल तक किसी जगह के डेटा को इकट्ठा करते हैं फिर उसका एवरेज निकालते हैं, तो जो ऑन एन एवरेज मौसम होता है दैट विल बी क्लाइमेट। ओके। वेदर हमारा क्या होता है, डे टू डे का मौसम, दिन प्रतिदिन का जो होता है। आपके फ़ोन में एक ऑप्शन दिखता है वेदर फोरकास्ट कि भाई आज सनी रहेगा, आज हेज रहेगा, ठीक है, आज मौसम साफ रहेगा। तो इस तरीके से जो चीज़ें आती हैं वो हमारी क्या होती हैं, वेदर का फोरकास्ट किया जाता है। तो अब ये देखिए साफ साफ क्या कह रहे हैं कि इफ़ वेदर परमिट्स, अगर मौसम हमें क्या करता है, परमिट करता है, देन वी विल गो आउट फॉर अ वॉक, तो हम वॉक पे जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्लाइमेट परमिट्स नहीं कर सकता क्योंकि क्लाइमेट तो ऑन एन एवरेज मौसम होता है। ठीक है, दिन प्रतिदिन का जो मौसम है, एक दिन बारिश आ रही है, अगले दिन सनी है, धूप है, तो ये हमारे दिन प्रतिदिन के मौसम होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो बेस्ट वर्ड है बच्चे दैट इज वेदर। ठीक है, और ये डिफरेंस है क्लाइमेट और वेदर में भी। गॉट इट। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वॉक इन द मॉर्निंग विल इम्प्रूव योर हेल्थ। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो गोइंग शब्द यहाँ पर जेरेंड का रोल प्ले करेगा। तो एक काम करते हैं, बी को हटा देते हैं और सी को हटा देते हैं। आपको पता है बच्चों नाउन इज इक्वल टू जेरेंड, मैंने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा है बच्चों। अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट थ्योरी जेरेंड की है, कंप्लीट थ्योरी पार्टिसिपल की है। तो अगर कोई नया बच्चा है जिसने मेरे से पहले क्लास नहीं लगा रखी तो इस चैनल पे आप ये क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली जेरेंड एंड व्हाट इज एग्जैक्टली पार्टिसिपल। तो आप थोड़ा सा टाइम निकालिए और एक बार वो वीडियोस देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी वो वीडियोस। अब यहाँ पर हमने देखा कि गोइंग ए में भी है, गोइंग डी में भी है, लेकिन गोइंग टू नहीं होता बेटा, गोइंग फोर होता है। ठीक है, फोर मतलब यहाँ पर पर्पज़। ठीक है, मतलब पर्पज़ को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फोर लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है गोइंग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग विल इम्प्रूव योर हेल्थ। तो आपकी यहाँ पर राइट चॉइस हो जाती है डी। मैं आगे बढ़ लेती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इट इज़ टाइम यू होम। बच्चों अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि कई बार हम यूज़ करते हैं इट इज़ टाइम अगर सब्जेक्ट गिवन होगा। बहुत बार मैंने ये पढ़ा है बच्चों टेंस की थ्योरी में, इट इज़ टाइम, इट इज़ द फर्स्ट टाइम, इट इज़ द सेकेंड टाइम। ठीक है, तो अगर हम इसके बाद दे रखा है इट इज़ टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, अगर इसके बाद सब्जेक्ट होगा तो हमेशा V2 लगा के आना है, क्योंकि ये बताता है रूटीन एक्शन से हटकर जो काम रूटीन एक्शन नहीं होते वो हमारे क्या होते हैं, V2 होते हैं। अगर कोई पर्सन रोज़ मूवी देखता है तो मूवी का टाइम जब होगा तो वो क्या बोलेगा, इट इज़ टाइम टू वॉच ए मूवी। बट अगर कोई पर्सन उसी टाइम मूवी नहीं देखता, ठीक है, किसी एक दिन वो मूवी देख रहा है, तो वो क्या बोलेगा, इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई वॉच्ड ए मूवी। ओके, तो आपके लिए जो बच्चों के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, इट इज़ टाइम कॉमन है दोनों में। अगर सब्जेक्ट गिवन हो तो V2 लगाना। तो ये देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है। अब सीधा उस ऑप्शन पे चलो जिसमें क्या दे रखा है, वेंट, V2 दे रखा है, बाकी सारे यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आगे बढ़ लेती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वॉन्ट्स टू सक्सीड इन लाइफ मस्ट बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड। बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो ही की बात हो रही है
कि कोई भी ऐसा पर्सन जो जिंदगी में सफल होना चाहता है मस्ट बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो ये हमारे कुछ रिलेटिव प्रोनाउन गिवन है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम हुज नहीं लगा सकते क्योंकि हुज का यूज होता है ओनर के लिए। ओके, जब उसने ही सब्जेक्ट लिख रखा है बच्चे तो ये जो कोई भी नहीं हो सकता, इसका मतलब हम स्पेसिफिक रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अब आपकी गाड़ी अटक जाएगी होम या हु में। तो बच्चों बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जब भी आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाते हो आपका सेंटेंस कुछ ऐसा होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब है बच्चे ये हमेशा अपने सब्जेक्ट को एग्री करती है। क्या एग्री करती है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा देन वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। प्लस में वो ये क्या कहता है, वर्ब क्या कहती है कि अगर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब भी आएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता बच्चे कि किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट फालतू पड़ा हो या फिर एक वर्ब फालतू पड़ी हो। अगर पूरे सेंटेंस में 3 सब्जेक्ट हैं तो वर्ब भी 3 आएंगी, अगर 4 सब्जेक्ट है तो वर्ब भी 4 आएंगी। तो यहाँ से मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी बच्चे, वो क्या थी भाई, हु जो है वो हमेशा किसको बताता है, हु हमेशा किसकी बात करता है बताओ जल्दी सी। हु हमेशा बात करता है सब्जेक्ट की, मानते हो। हुम हमेशा यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए। तो देखिए हुज हमने एलिमिनेट कर दिया था, हुएवर हमने एलिमिनेट कर दिया था। तो हमारी ट्रिक ये थी कि हम कोई भी, तुम में से कोई भी बच्चा सब्जेक्ट और वर्ब को तो काउंट कर ही सकता है ना। अगर मान लो आपने काउंट किया कि आपके पास वर्ब 2 हैं लेकिन सब्जेक्ट 1 है, तो टोटल काउंट हमारा क्या बना 3। अब हमें एक बात बताओ कि हमारे सब्जेक्ट वर्ब 2 हैं सब्जेक्ट 1 है, तो एक सब्जेक्ट की कमी है ना बैलेंस करने के लिए, और सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हमेशा हु लगाया जाता है क्योंकि हु हमेशा खुद एक सब्जेक्ट का काम करता है। अगर आपने देखा कि 2 ही सब्जेक्ट हैं आपके सेंटेंस में और 2 ही वर्ब हैं, अगर 2 ही सब्जेक्ट हैं 2 ही वर्ब हैं तो टोटल जोड़ हमारा क्या आ गया 4। इसका मतलब ऑलरेडी बैलेंस क्रिया है। अगर इस केस में आप हु लगा दोगे तो एक सब्जेक्ट फालतू हो जाएगा, फिर आप इसको वर्ब कहाँ से दोगे। तो आपके लिए ट्रिक क्या हो गई कि भाई अगर 2 ही सब्जेक्ट हैं 2 ही वर्ब ऑलरेडी सेंटेंस में हैं तो आप क्या करो होम लगा दो, क्योंकि होम हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। आप बड़े से बड़े सेंटेंस पे इसको अप्लाई करके देख सकते हो। क्लियर बच्चों। ये जब मैं दिल्ली में पढ़ा रही थी तो उन दिनों में दिल्ली में इवन ओड का फॉर्मूला चल रहा था और उस पे मैंने ये बनाया था शॉर्ट ट्रिक कि बेटा 2 और 1 जोड़ेंगे तो संख्या कितनी हुई 3। 3 मैथ्स का एक ओड नंबर है। ओड में कितनी डिजिट आती हैं 1 2 3, तो हु में भी 3 आती है, तो हु भर देना। 2 और 2 को जब जोड़ते हैं तो 4 डिजिट आई, 4 हमारा क्या है इवन नंबर है। इवन नंबर अगर होगा तो देखिए आप देख पा रहे हो कि होम में भी हमारे क्या है 4 डिजिट है, इसलिए हमें क्या करना होगा कि होम भरना होगा। आई होप कि यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको गिनने सिखाती हूँ कैसे गिनोगे। हमेशा मेन वर्ब को काउंट किया जाएगा, तो चलो मैं गिनना सिखाती हूँ। सबसे पहले ही के ऊपर लिखिए सब्जेक्ट 1। ओके, वॉन्ट्स हमारी क्या हो गई वर्ब 1। आगे हम बढ़े टू सक्सीड इन लाइफ मस्ट बी प्रीपेयर्ड, ये जो मस्ट बी हमारी वर्ब है तो मॉडल को तो हम गिनते ही नहीं, बी को गिन लो, ये हमारी हो गई वर्ब 2। आप देखो 2 वर्ब हैं सब्जेक्ट 1 है, इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की कमी है और सब्जेक्ट की कमी को पूरा कौन कर देगा हु कर देगा। क्लियर बच्चों। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो बच्चे तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हो। प्लस में हमारा गूगल प्ले स्टोर पे पानोज इंग्लिश क्लासेस हमारा एप्लीकेशन है जहाँ पर हमारा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाता है, पेड कोर्स। तो वहाँ पर हमने एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में करी हुई है। ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं देन नो प्रॉब्लम, यू कैन जॉइन अवर पेड कोर्स। ओके, दैट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, दैट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। ओके, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर यू रियली डिजायरस। बच्चों डिजायरस जो होता है मतलब डिजायर शब्द से बना है डिजायरस, और ये हमेशा ही ऑफ प्रेपोजिशन को लेगा। हम किसी चीज के क्या होते हैं डिजायरस होते हैं, मतलब सिंपली मतलब यहाँ पर है इच्छुक होना। ठीक है, तो ना तो ये इन हो सकता, ना अबाउट हो सकता, ना टू हो सकता, तो यहाँ पर आप कर दो डिजायरस ऑफ विजिटिंग जापान। ठीक है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिटिशियन आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। बच्चों जो पॉलिटिशियन जो है उनकी क्वालिटी की बात की गई है। तो देखिए पॉलिटिशियन जो है वो कोशियस, कोशियस का मतलब होता है जो सतर्क है। ठीक है, मतलब जो चौकन्ना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें क्या पॉलिटिशियन जो है वो चौकन्ना होना चाहिए, एक बार के लिए हटा देते हैं। केयर फ्री तो बिल्कुल इरिलेवेंट हो जाएगा। कॉन्शियस का मतलब भी वही हो गया कि जो
बिल्कुल ही चौकन्ना है, आर्गस आइड है, अटेंटिव है, वॉचफुल है, इस तरीके से हम देखेंगे। यहाँ पर जो शब्द लिखा है बच्चे दैट इज बी। बी का मतलब क्या है कि भाई वो पर्सन जो अपनी ड्यूटी को करे, धर्मनिष्ठ जिसको हम कह सकते हैं या कर्तव्यनिष्ठ कह सकते हैं। तो पॉलिटिशियन को क्या होना चाहिए, पॉलिटिशियन को कॉन्साइंसियस होना चाहिए। कॉन्साइंसियस का मतलब हो जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा ड्यूटी के प्रति जो क्या है फेथफुल है। तो यहाँ पर हमारी राइट चॉइस बनेगी बच्चे बी। तो हम यहाँ पर ए को एलिमिनेट कर देते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। वी हैव 2 टेलीफोन ऑपरेटर्स, ऑफ देम डू यू वॉन्ट। हम यहाँ पर सिलेक्शन कर रहे हैं बच्चे। सिलेक्शन जब हम करते हैं, बेशक हम नॉन लिविंग चीज़ की बात करें चाहे हम लिविंग बीइंग की बात करें। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, बहुत सारी किताबें मेरे पास रखी हैं, अब मैं कह सकती हूँ कि विच ऑफ द बुक्स डू यू वॉन्ट। अगर मैं बात करती हूँ बहुत सारे लड़के खड़े हैं, अगर मैं ये कहूँ कि आपका दोस्त कौन सा है, तो विच ऑफ, ठीक है, कह सकते हैं ना, क्योंकि विच का मतलब ये होगा कि आप सिलेक्शन की बात कर रहे हो। इसकी खास बात यही है। हु और हुम यहाँ पर इरिलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि हु एक सब्जेक्ट की कमी पूरा करेगा, हुम एक ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करेगा। या यूं कहिए कि अगर बैलेंस्ड क्रिया है, जितने सब्जेक्ट है उतने ही वर्ब हैं, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, होम लगाते हैं। वॉट यहाँ पर इरिलेवेंट हो गया, दैट विल बी विच। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं, आपने कहा कि मैं मुझे भी चाहिए। अब मैं क्या बोलूँगी, विच ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वॉन्ट। तो यहाँ पर साफ साफ कुछ ऐसी बात हो रही है कि वी हैव 2 टेलीफोन ऑपरेटर्स। भाई हमारे पास क्या है, 2 टेलीफोन ऑपरेटर्स है, आपको कौन सा चाहिए, विच ऑफ देम डू यू वॉन्ट। तो दैट इज योर राइट चॉइस सी। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यू वर्क हार्ड, यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर इवन द प्रीलिमिनरीज। ये कह रहा है कि भाई आप तो ना प्रीलिमिनरी एग्जाम्स हैं वो भी आप क्लियर नहीं कर सकते। अब ये देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात कर लें बच्चे, तो डी इरेलीवेंट हो जाता है, लेस्ट शुड का जोड़ा बनाता है, हटा दो इसको। बच्चों इफ की अगर हम बात करें तो अगला कह रहा है इफ यू वर्क हार्ड, अगर कोई पर्सन हार्ड वर्क करता है तो क्यों नहीं एबल होगा, हो जाएगा। तो इफ यहाँ पर इसलिए गलत हो गया। हमें कुछ ऐसा शब्द चाहिए जो नेगेटिव कंट्रास्ट में हो। तो देखिए अनटिल और अनलेस, बट खास बात क्या है, अनटिल हमेशा टाइम की सिचुएशन बताता है, टाइम की कंडीशन बताता है, अनलेस हमेशा एक्शन की कंडीशन बताता है। और यहाँ पर प्रीलिमिनरी पास करने के लिए, क्लियर करने के लिए हार्ड वर्क करना जरूरी है, और हार्ड वर्क करना एक एक्शन है, ना कि टाइम। तो इसलिए आपको आंसर करना पड़ेगा यहाँ पर सी। और इसमें मैं एक और समीकरण भी बताती हूँ बच्चों को कि अगर आप इफ यूज करते हो तो आगे की जो बात है वो नेगेटिव होनी चाहिए। इसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव से बनाती इफ लगा करके, तो ये ऐसे बनता, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इस जगह पे ये आ जाता। अगर आपको इफ नहीं लगाना, आपको अगर कोई कंडीशन ऐसी है जो अनलेस के साथ लगानी है, तो आगे वाली बात हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला इतना पार्ट हमारा क्या था, पॉजिटिव था। अगर ये पॉजिटिव था तो हमारी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें नेगेटिविटी हो, यानी कि अनलेस। अनलेस और अनटिल 2 थे, टाइम की जरूरत नहीं है हमें, इसलिए हमें लगाना पड़ा यहाँ पर अनलेस। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट बच्चों, इस तरीके से हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है बच्चे, द कैंडिडेट्स एक्सपोजिशन वॉज फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। बच्चों कोई पर्सन है जिसने अपना कुछ लिखा, ठीक है, एक्सपोजिशन इन द सेंस कि कोई ऐसी चीज जो प्रदर्शनी में लगाई गई, ठीक है। कैंडिडेट का जो एक्सपोजिशन था वो कैसा था, अगर हम यहाँ पर बात करें तो फॉर ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, तो क्लैरिटी की बात तो ऑलरेडी हो चुकी है। अगर क्लैरिटी की बात हो चुकी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्पिशियस तो यहाँ पर नहीं आ सकता। कॉम्प्लीमेंट्री वो होता है, आई अगर है बच्चे तो कॉम्प्लीमेंट होता है किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है। अगर होता कॉम्प्लीमेंट ई वाला तो यानी कि हो जाता पूरक, कोई ऐसी चीज जो पूरा करती है उसको। अगर वो साफ साफ ये कह रहा है कि ब्रेविटी एंड क्लैरिटी की वजह से वो बहुत अच्छा था, तो भाई वो इनकॉम्प्रीहेंसिबल कैसे हो सकता है। कॉम्प्रीहेंसिबल वो होता है जिसको समझा जा सकता है, इन लगाने से क्या बन जाएगा, नेगेटिव, जिसको समझा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। अगला ये कह रहे हैं हमारा जो है कोई भी कैंडिडेट का जो एक्सपोजिशन है वो क्या था, रिमार्केबल था। और अगर ये रिमार्केबल था तो हमारी करेक्ट चॉइस यहाँ पे हो जाती है बच्चे डी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, आपकी राइट चॉइस यहाँ पे है बच्चों डी। क्लियर? So guys, this was all about my this session. I will be back with my new session. Till the time, you take care. Thanks for watching.